अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस वीडियो में हम अपने आईसीटी बुक की जो दूसरे यूनिट के कुछ टॉपिक्स रह गए थे उनको कवर कर लेंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम तीसरा यूनिट शुरू करेंगे। तो अब जल्दी से इन टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कहते हैं ड्यू टू द रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इट इज यूजफुल ऑलमोस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फील्ड्स आर एज अंडर, जिसमें ये एजुकेशन, बिजनेस, बैंकिंग, डिफेंस, इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स आ जाता है। यहाँ पर हमें कुछ फील्ड्स बताई गई हैं जिनके अंदर जो है कंप्यूटर के यूज बताए गए हैं। एप्लीकेशंस का यही मतलब होता है उसके यूजेस, किस किस फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर उन फील्ड में अप्लाई हो रहा है, उन फील्ड्स में यूज हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एजुकेशन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन एजुकेशन सेक्टर। कॉलेज स्टूडेंट्स गेट देयर स्टडी नोट्स, ट्यूटोरियल्स एंड इवन टेक्स्ट बुक्स एंड सोल्यूशन मैनुअल्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इसमें मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये जो है वो आता है टॉपिक, तो आपने क्या करना है कि आप एक छोटा सा इसका एक बना सकते हैं, पैराग्राफ भी बना सकते हैं। और अगर पैराग्राफ ना बनाए तो आप हेडिंग देने के बाद, एजुकेशन की हेडिंग देने के बाद आप सब हेडिंग में ये पॉइंट्स लिख दें और इनको एक एक लाइन में बयान कर दें। अगर नहीं भी बयान करेंगे, नहीं भी एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका जो है वो यूनिट कवर हो जाएगा। जिसमें पॉइंट पहले देख लें, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन कंप्यूटर जो एजुकेशन फील्ड में यूज हो रहा है वो क्या हो गया है, ऑनलाइन लर्निंग हो गई है, ठीक है। हर तरह के नोट्स, हर तरह की वेबसाइट्स के ऊपर मटेरियल जो है वो ऑनलाइन हो गया, मिल गया, अवेलेबल हो गया, ठीक है। ऑनलाइन लाइब्रेरियां बन गई हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज, वही बात आ गई, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरीज बन गई, आपको कोई भी बुक निकालनी है, आपने कोई भी नोट निकालने हैं, आपने डिजिटल कोई भी आपने जो है वो नेमुल बदल निकालना है किसी भी प्रिंट का, तो आपको कंप्यूटर के ऊपर, नेट के ऊपर जरूर मिल जाएगा। उसके बाद है मल्टीमीडिया क्लासरूम्स, ठीक है। ये जो आजकल जूम के ऊपर, दूसरे स्काइप के ऊपर जो है वीडियोस पे जो है टीचर को लेक्चर देने पड़ते हैं, दे रहे होते हैं लोग, उनको क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया क्लासरूम्स कहते हैं। फिर है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो निकल आए हैं जिनसे आप पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे हो, ठीक है। वो सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, एप्स वगैरह की बात करें, ठीक है। रिसर्च एंड असाइनमेंट्स, आप किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक है, आप इसको नेट के ऊपर सर्च करो। जितनी वेबसाइट्स हैं वो सारी इल्म के ऊपर ज्यादा जो है वो दे रही होती है, तो हर तरह की रिसर्च और असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन, घर बैठ के भी आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और जिसकी डिस्टेंस लर्निंग की एजुकेशन की तो सबसे बड़ी मिसाल यही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। फिर आ जाते हैं बिजनेस की। बिजनेस के अंदर किस तरह यूज हो रहा है कंप्यूटर, कहते हैं कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो इसने कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह जो है इन्फॉर्मेशन किसी भी किस्म की सिक्योर और पहुंचानी जो है बहुत आसान कर दी है, ठीक है। उसके बाद है डाटा मैनेजमेंट। जितना भी डाटा है आप आराम से महफूज रख लो, अपने सर्वर्स बना लो, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, अपने सर्वर्स में महफूज कर लो, अपने किसी कंप्यूटर में महफूज कर लो, या वैसे भी आप जो है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि और स्टोरेज बहुत तरह का होता है कि जिसमें आप अपने आराम से किसी भी तरह का डाटा जो है वो सेव कर सकते हो। उसके बाद है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये जो आजकल इश्तेहारों के ऊपर लोग इतना काम कर रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है, सब बिजनेस में क्या हो रहा है, सब कुछ बिजनेस में कंप्यूटर का यूज है। और किस चीज का यूज है। इसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके कितने भी पैसे हैं, आपका कितना भी खाता है, आराम से कंप्यूटर उसको हिसाब करके देगा और आपको जो आपका डाटा है वो आराम से आपको बगैर किसी मसले के आपका हल हो जाएगा। बेशक जितनी भी बड़ी आपकी रकम होगी उसका आराम से आपका हल हो जाएगा। फिर ई कॉमर्स, वही बात आ गई, ई कॉमर्स से यही है, ये जो दराज और दूसरी वेबसाइट्स बन गई हैं जिनके ऊपर आराम से मार्केट प्लेस के ऊपर आप कुछ भी घर बैठे मंगवा सकते हो। उसके बाद है प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। आप इसमें तो बहुत सारी फील्ड्स में इसके ऊपर स्पेशल लोग रखे हुए हैं, इनके ऊपर नौकरियां रखी हुई हैं कि वो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। अच्छा, फिर है कस्टमर सर्विसेज, जिस तरह की भी आपको सर्विसेज चाहिए आपको मिलेंगी। उसके बाद है रिमोट वर्क, घर बैठ के अपना किसी भी फील्ड का काम करना, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। उसके बाद है जी बैंकिंग में अब कंप्यूटर कहाँ पे यूज हो रहा है। एक है ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, ये जो हमारे पास जैस कैश, इजी पैसा आ गया है इस तरह का, और दूसरा सादा पे, इस तरह के जो बैंक आ गए हैं ऑनलाइन, वो सारे क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। उसके बाद है एटीएम सर्विस, कहीं से भी आप अपने एटीएम में जाके आपके पैसे एक कार्ड के अंदर महफूज होंगे, आप उस कार्ड को लगाओ और अपने पैसे जो है आराम से यूज कर लो। उसके बाद कस्टमर डाटा मैनेजमेंट, इतने जो लोग होते हैं उन सबका डाटा भी कहाँ पे महफूज हो रहा है, इन कंप्यूटर के जरिए महफूज हो रहा है। उसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कितने भी आपने रकम भेजनी है आराम से आपकी जो है वो बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर के जरिए हो जाएगी। सिक्योरिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, किसी तरह का भी फ्रॉड होगा, क्योंकि इतने पासवर्ड हैं, इतनी प्रोटेक्शन हैं कि आपका किसी भी किस्म का फ्रॉड होगा तो फौरन से पहले पकड़ा जाएगा। उसके बाद डिफेंस पे कहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, कंट्रोल मॉडर्न वीपन्स एंड मिसाइल्स, ठीक है। ये जो आजकल कंप्यूटर के जरिए एक बन रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए जो वीपन्स तैयार हो रहे हैं वो सारे कंट्रोल इसी से होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये है कि ऊपर से देख के पता चल जाता है कि अभी आपके सरहद के अंदर कोई चीज दाखिल तो नहीं हो रही है, ठीक है। अपनी सैटेलाइट्स डाली हुई हैं लोगों ने, डिफेंस के अंदर हम सैटेलाइट्स डाल देते हैं कि वहां पर हमें पता चल जाता है कि हमारे मुल्क में किस तरह की कौन सी जो है गैर कानूनी कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है, या दुश्मन की तरफ से कोई खतरा तो नहीं है। उसके बाद रिडार सिस्टम टू डिटेक्ट एनिमी एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, किसी भी तरह का जो एयरक्राफ्ट अगर सरहद के अंदर दाखिल होता है या कोई शिप्स होती है तो ऐसा रिडार सिस्टम निकाला हुआ है कि वो आराम से जो है डिटेक्ट हो जाएगा और डिफेंस जो है मजबूत का मजबूत रहेगा। उसके बाद स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इंपॉर्टेंट डिफेंस डाटा, ठीक है। डिफेंस डाटा भी जो है अब बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर हो सकता है और मैनेज हो सकता है।
उसके बाद है जी हमारे पास इंटरटेनमेंट में तो आपको खुद ही समझ आ गई होगी क्या हो रहा है आजकल। क्रिएट मूवीज, एनिमेशन, कार्टून, ये सब कुछ किसके जरिए हो रहा है? कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। क्योंकि वैसे तो आप वीडियो वगैरह बना ही सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कंप्यूटर के बगैर नहीं हो रही थी। जैसे आजकल आपको पता है कि हर चीज तो नकली दिखा रहे होते हैं टीवी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये फिल्टर्स वगैरह ये सब कुछ किसके जरिए लग रहा है? ये सब कुछ कंप्यूटर के जरिए लग रहा है। उसके बाद वही आगे वीडियो एडिटिंग एंड स्पेशल इफेक्ट्स इन फिल्म, ठीक है। जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स हैं, जितनी भी एडिटिंग है, वो सारी कंप्यूटर के जरिए। ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, वो भी सारी कंप्यूटर से इंटरटेनमेंट का जरिए, ठीक है। स्ट्रीमिंग ऑन द इंटरनेट, ये जितनी भी वीडियोस वगैरह, जितनी भी सारा कुछ लाइव चल रहा होता है, इसको स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो वो सब कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिहाज से किसके जरिए हो रहा है? कंप्यूटर के जरिए। उसके बाद है स्पोर्ट्स में कहाँ पर कंप्यूटर यूज हो रहा है जी? सबसे पहले है रिकॉर्ड एनालाइज प्लेयर परफॉर्मेंस, ठीक है। जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, कहीं पे किसी ने कोई चीटिंग तो नहीं की है। उसके बाद है डिस्प्ले लाइव स्कोर्स एंड मैच स्टेटिस्टिक्स, जहां पर भी घर पे बैठे लोग लाइव जो है वो देख रहे होते हैं कंप्यूटर वगैरह, तो वो मैचेस वगैरह, तो वो सब कुछ क्या हो रहा होता है कि कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। फिर आता है फिटनेस एनालिसिस एंड प्लानिंग, जब भी आपने मतलब देखना होता है किसी प्लेयर को वो फिट है वो नहीं है, तो इस वजह से भी ये इसमें भी क्या है, कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। स्पेशल किस्म की टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं कि कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं है या कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि प्लेयर जो है वो फिट है या नहीं है। उसके बाद है मैनेजिंग टूर्नामेंट्स एंड प्लेयर रिकॉर्ड्स, ये जो घर बैठे पता चल रहा होता है कि फलानी डेट को फलाना जो मैच लगने वाला है या फलाना वहां पर जाने वाला है प्लेयर वगैरह, तो ये सब कुछ भी कहाँ से जो है वो हमारे पास पहुंच रही होती है। रिकॉर्डिंग सारी डाटा वो सारा हमारे पास कंप्यूटर के जरिए पहुंच रहा होता है, ठीक है जी। ये कंप्यूटर का हमारे पास जो एप्लीकेशन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं हमारे पास जो टॉपिक वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स। इम्पोर्टेंट इसका मतलब है कि अंदर ऐसी स्पेशल जो है जिनके बारे में जानना कंप्यूटर पढ़ने वाले एससीटी वाले बच्चे को लेते हैं। जिसमें सबसे पहले टर्म्स तो आ जाती है। अब बसेस क्या है ये देख लेते हैं। बसेस क्या है ये देख लेते हैं। बसेस through which data is transferred from one location to another बसेस देखें मैं आपको बताऊं, बसेस और कुछ भी नहीं है। बसेस देखें मैं आपको बताऊं, बसेस और कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी तारें असल में बसेस वही इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, वही छोटी छोटी सी तारें हैं। बसेस वही इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, वही छोटी छोटी सी तारें हैं जिनके जरिए इसको आगे देख लेते हैं। कहते हैं देयर आर नंबर्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर बसेस। अच्छा बहुत सारी ऐसी बसेस इसको आगे देख लेते हैं। कहते हैं देयर आर नंबर्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर बसेस। अच्छा बहुत सारी ऐसी बसेस होती हैं, कौन सी हैं? एक है डाटा अलग-अलग, ठीक है। डाटा बस क्या होता है? इसके शक्ल से पता चल रहा है, होते हैं। उसके बाद नाम से पता चल रहा है। एक है डाटा को लेकर डाटा बस क्या होता है? डाटा बस शक्ल से पता चल रहा है, ठीक है। वो नाम से पता चल रहा है कि वायर्स होती हैं, वो डाटा को लेकर एक जगह वायर्स होती हैं कि जिनकी डाटा बस यूज है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर डाटा, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि एक वायर्स से दूसरी जगह कॉम्बिनेशन ट्रांसफर होता है। वायर्स डाटा क्या है जिनके जरिए डाटा बस इज बाय डायरेक्शनल, एक जगह यानी कि आ भी रहा होता है डाटा और एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहा होता है। अब एड्रेस, अब डाटा बस कौन सी होती है जी? डाटा बस इज बाय डायरेक्शनल, एक जगह यानी कि आ भी रहा होता है डाटा और उसके जरिए जा भी रहा होता है। अब एड्रेस बस देखिए कौन सी होती है जी? मेमोरी बस इसको कहते हैं। आगे डिस्कवर करने वाले हैं बस विच आर रिक्वायर्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर जिस वक्त कंप्यूटर चल रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर चल रहा होता है मेमोरी आगे हम जैसे कि हम कंप्यूटर को ऑन करें और उसमें कोई फाइल वगैरह ढूंढने की कोशिश करें या कोई वीडियो प्ले करते हैं, जो डाटा हमारे कंप्यूटर चल रहा होता है, ठीक है। वो जो फाइल हमारे पास सेव हुई पड़ी है या वो हमारे पास जो वीडियो सॉन्ग जो भी हम चला रहे हैं करें और उसमें कोई फाइल वगैरह ढूंढने की कोशिश करें या कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो वो जो डाटा प्रोसेस में लाने के लिए जो हमारे पास वो जो फाइल हमारे पास सेव हुई पड़ी है या वो हमारे पास जो वीडियो सॉन्ग जो भी हम चला रहे हैं इस बस को पता है कि मैं वहां पर ये चीज पड़ी है, तो ये उस एड्रेस तक जाने के लिए उसके बाद प्रोसेस में लाने के लिए जो हमारे पास इज आल्सो कमांड बस, ठीक है। इसी ने हुक्म लगाना होता है, इसी ने एड्रेस करना होता है, ठीक है। यानी कि इस बस को पता है कि मैं वहां पर इसने हर तरह की ट्रैवलिंग को उस एड्रेस तक वहां जाओ, वो करो, ये करो। उसके बाद इसी को सब कंट्रोल बस दिस बस इज आल्सो कमांड बस, ठीक है। इसी ने हुक्म लगाना होता है, इसी ने कंट्रोल करना होता है। क्या कर रहे होते हैं कि वो डाटा ले भी रही होती है, दे भी रही होती है, इसने हर तरह की ट्रैवलिंग को हुक्म देना है कि वहां जाओ, वो करो, ये करो। टेक्नोलॉजी ये इसी को सब डिफाइन द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर बसेस। दिस इंक्लूड द बोथ। अब ये सारी बसेस के लिए तो क्या चीज से क्या दो टर्म्स इसके लिए जरूरी है। एक डाटा ले भी रही होती है, दे भी रही होती है, सब कुछ इसी जो वायर्स हैं हम अब इसको कहते हैं कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर बसेस। सबसे पहले उनके अंदर टर्म्स दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ये सारी बसेस के लिए तो क्या चीज चाहिए होती है? कहते दो टर्म्स इसके लिए जरूरी हैं। एक मींस हाउ मच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। आपकी वो जो वायर्स हैं हम वायर जो है वो उसका साइज इलेक्ट्रिकल पास वो वायर जो जितना साइज ज्यादा होगा ट्रांसफर जो है वो टाइम में ज्यादा हो रहा होगा। एक सबसे पहले उनके अंदर टर्म्स का मतलब है कि उसकी बस हैज इट्स ओन, ठीक है, उसका साइज कितना है। डाटा साइज ऑफ द बस इज आल्सो कार्ड्स इज, अच्छा, व्हिच इज कार्ड मींस हाउ मच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट वन, ठीक है। मेगाहर्ट्ज में ये जो है वो काउंट होता है। फॉर एग्जांपल बस उसके साइज यूज किया गया है क्योंकि जितना साइज ज्यादा होगा ट्रांसफर जो है वो एक टाइम में ज्यादा हो रहा होगा। तो वो एक बस है वो क्या करेगी?
क्लॉक स्पीड का मतलब है कि एवरी डाटा ही लेकर जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए आपको ये कहने की बात यहाँ पर ये है। अच्छा, ये जो क्लॉक टर्म है इनको देख के वायर्स जो है मेगाहर्ट्ज बसेस जो है काउंट होता है। फॉर एग्जांपल इफ अ बस इसकी साइज होगी जितनी उसकी क्लॉक स्पीड होगी उतने ज्यादा अगर एक सारे फंक्शन से काम करेंगे और जितने तो वो एक बस जो है वो क्या करेगी, इसका मतलब एक वक्त में एक बिट डाटा ही लेकर जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। तो इसलिए आपको ये कहने की बात यहाँ पर ये है कि ये दो जो कंप्यूटर है इनको देखते कंप्यूटर वायर्स जो है वो बसेस जो है वो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में यूज की जाती है। जितनी उसकी साइज होगी जितनी उसकी क्लॉक स्पीड होगी उतने ज्यादा उसके अंदर ये सारे फंक्शन जो है काम करेंगे और जितने अच्छे ये फंक्शंस पोर्ट देखिए कुछ इसका मतलब उतना ही ज्यादा अच्छा आपका जैसे हम कोई भी स्विच जो होता है किसी भी चीज को ऑन करने के लिए, हमारी इस्त्री हो गई, हमारा पंखा हो गया, हमारी कोई भी चीज स्विच ऑन करने के लिए, ठीक है, स्विच हमारे हाथ में है, वायर के पीछे जो स्विच लगा होता है और हम जिस सॉकेट में उस स्विच को लगाएंगे और जिससे हमारा वो मशीन जो है वो चलेगी, उस सॉकेट को यहाँ पर पोर्ट कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट ठीक है, स्विच अगर यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है वो स्विच लगेंगे, जैसे सीरियल पोर्ट के जैसे हम कोई भी पैरेलल पोर्ट जो होता है किसी भी चीज को ऑन करने के लिए, हमारी इस्त्री हो गई, हमारा वो जो पंखा हो गया, हमारे कोई भी चीज सॉकेट्स में लगेगा तो आप इनको स्विच हमारे हाथ में वायर के पीछे जो स्विच लगा होता है वो हम जिस सॉकेट जिनके जरिए वो स्विच को लगाएंगे और जिससे हमारा वो मशीन जो है वो चलेगी, उस सॉकेट को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और चीज कोई भी जो डाटा है वो ले भी सकते हैं और डाटा स्विच अगर यहाँ पर अलग अलग पास जो है वो स्विच लगेंगे, जैसे सीरियल पोर्ट किसके लिए होता है ये भी हम देखेंगे, पैरेलल पोर्ट किसके लिए होता है, यूएसबी पोर्ट देखते हैं, सीरियल पोर्ट किसके लिए यूज होती है। अब इनमें स्विच है ठीक है, वो इनमें जिस तरह हर एक स्विच का साइज जो है होता है, हर एक स्विच का जो है वो सॉकेट कोई और होता है, वो हर एक में तो नहीं लग सकता, किसी के जिनके जरिए वो जो होते हैं अंदर लगाए के आगे जो डंडे से होते हैं, किसी के दो होते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग सॉकेट, अलग अलग तरह का सॉकेट, कोई भी जो डाटा यहाँ पर भी अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास हो रही होती है इसी तरह सॉकेट और स्विच को आपस में कनेक्ट होने से डाटा नॉर्मली सीरियल पोर्ट यूजेस 9 ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ये सीरियल पोर्ट इसमें होल्स होती हैं, अब इनमें टाइप्स हैं दूसरे स्विच है इसके अंदर, जिस तरह हर एक स्विच का साइज है वो मुख्तलिफ होता है, हर एक स्विच का जो है वो सॉकेट कोई और होता है, वो हर एक में तो नहीं लग सकता, किसी के 3 वो जो होते हैं स्विच के आगे जो डिवाइसेस हैं जो डंडे से होते हैं, किसी के 2 होते हैं, हर एक के लिए अलग अलग सीरियल अलग अलग तरह का सीरियल पोर्ट्स का ये भी है कि यहाँ पर भी अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग छोटे नट लगे होते हैं सीरियल पोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर हम इसी तरह करते हैं ना कि आपने एक ही दफा कंप्यूटर लिया, नॉर्मली आपने उसका एक ही दफा जो लिया, साथ ही कीबोर्ड लिया, माउस लिया, आपको बार-बार उसको उतारने की जरूरत नहीं है, तो वो ये है कि थोड़ा सा पक्का कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, साथ ही इसके जो नट लगा दिए तो आपका ये थोड़ा सा वो उतर हो गया और जितना टाइट होगा उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अच्छा कहते हैं व्हिच आर यूज्ड फॉर कीबोर्ड एंड माउस। अब जो भी कीबोर्ड माउस इनपुट यानी कि ये जो डिवाइसेस हैं ये जिनके साथ कनेक्ट हो रही होती हैं उनको ये सीरियल पोर्ट्स कहा जाता है। अब सीरियल पोर्ट्स का ये भी है कि यहाँ पर इनके अंदर स्विच लगे होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे नट लगे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर हम इसी तरह करते हैं ना कि आपने एक ही दफ़ा कंप्यूटर लिया, आपने उसका एक ही दफ़ा जो लिया, साथ ही कीबोर्ड लिया, माउस लिया, आपको बार बार उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, तो ये है कि थोड़ा सा पक्का कर देते हैं साथ, ठीक है, साथ ही इसके वो जो नट लगा दिए तो आपका ये थोड़ा सा पक्का हो गया और जितना टाइट होगा उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अब कहते हैं सीरियल पोर्ट ट्रांसफर डाटा 1 बिट एट अ टाइम, ठीक है। दिस इज़ वाई इट इज़ स्लो इन प्रोसेसिंग, इसलिए हम इसके साथ कंप्यूटर ज़्यादातर इनपुट डिवाइसेस को ही लगाते हैं। सीरियल पोर्ट्स आर आल्सो नॉन एज कम्युनिकेशन पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस लाइक माउस एंड मोडेम। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, इस तरह के डिवाइसेस हैं जो कि ज़्यादा देर के लिए हम साथ अटैच करके रखते हैं, उनको सीरियल पोर्ट्स के अंदर लगाते हैं और उनको मेल पोर्ट भी कहा जाता है। अब पैरेलल पोर्ट्स कौन सी हैं जी? इनको कहा जाता है फीमेल पोर्ट भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 24 पिंस, ठीक है, इसके अंदर 24 पिंस होती है, उसके अंदर ज़्यादातर 9 हो जाएंगी, या ज़्यादा 24 हो जाएंगी, और इसके अंदर 25 होंगी। दिस पोर्ट्स इज नॉर्मली यूज्ड फॉर कनेक्शन ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं जी आउटपुट के लिए, प्रिंटर स्कैनर हमारे पास आउटपुट ही है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट इज कैपेबल टू ट्रांसफर हमारे पास यूएसबी पोर्ट्स का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट इज फास्ट। यूनिवर्सल सीरियल बस डज नॉट यूज द इसके 25 पिंस होती हैं और ये ज्यादा स्पेस भी घेर रहा होता है, ये होल्स का मतलब है कि क्या ये समझ लेगा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। यूएसबी इज इजी टू यूज एंड ये ज्यादा अच्छा है कि आपको पता है छोटी सी डिवाइस जो है उसका डाटा जो है ट्रांसफर करने का रीड वो पोर्टेबल भी होती है, इजी टू कैरी होती है। दैट इज व्हाई एवरी डिवाइस इज नाउ प्रोसेसिंग तो अंदर करके
प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड के जरिए और माउस के जरिए हम एक वक्त में एक ही डाटा दे रहे होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि यूएसबी पोर्ट्स, लेकिन जब हमने इकट्ठा यूएसबी चाहिए होता है तो हमें ठीक है इस तरह का डाटा जो कि पोर्टेबल होता है उसको आप यूएसबी पोर्ट्स किसके लिए यूज होती हैं, यूएसबी से निकालो तो उसकी एक अलग जगह बनी होती है, एक सॉकेट बनी होती है जिसको यूएसबी पोर्ट कहा जाता है। अब एक और टर्म है जी माइक्रो प्रोसेसर। कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपको जो मैं हमने पीछे पढ़ा है सारे हिस्ट्री में, वो सारे जो ट्रांजिस्टर जिसमें यूज़ हो रहे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हो रहे थे और फिर उनसे एक चिप बन गई थी। तो असल में ये जो ट्रांजिस्टर्स, ये वैक्यूम ट्यूब्स, ये सब कुछ क्या कर रहे थे? ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर उसका एक दिमाग बना रहे थे। समझ आ रही है आपको बात? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाला, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक ऐसा दिमाग बना रहे थे जिसके अंदर सारे फंक्शंस फिट हों और वो खुद से उन फंक्शंस को रन करके हमारी कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सके। तो असल में हम इसी माइक्रो प्रोसेसर को बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब एक चिप की सूरत में मौजूद है और जिसको अभी नाम माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ अ सिलिकॉन चिप containing millions of transistors fabricated on it। बात फिर ट्रांजिस्टर्स पे आ रही है, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी हमने पढ़ा था कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, फिर उन्हीं आगे मिलियंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलके एक सिलिकॉन चिप बनी थी। अब वही सिलिकॉन चिप जो है हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में और उसको सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिससे असल में जो मेन पीछे प्रोसेसिंग करने वाला यूनिट है वो यही माइक्रो प्रोसेसर ही है। इंटेल एंड मोटोरोला आर वेल नोन ब्रांड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये एक कंपनीज हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स बना रही हैं। इंटेल का काफ़ी यूज़ हो रहा है और आपने देखा भी होगा। माइक्रो प्रोसेसर्स कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब आगे उसके कंपोनेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उसके आगे कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करें। अब कहते हैं कि ये सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के अंदर अब आप देखें क्या क्या हो रहा है। एक तो उसका पार्ट है एएलयू, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये माइक्रो प्रोसेसर का एक यूनिट है, उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है। कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सीपीयू विच हैज द कैपेबिलिटी टू डू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल 2 + 5 = 7 and 6 - 5 = 1. Logical operations are different because these operations are based on some conditions or criteria. For example, if A greater than B, print A, else print B. In the example, if the value of A is greater than B, then computer will print A, otherwise it will print value of B. देखें, समझने की कोशिश करें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है कि इसके अंदर शुरू से मैन्युफैक्चरर ने ही, ये इंटेल इन्हीं सब ने ही इसके अंदर एक छोटे से फंक्शंस रख दिए। इसके अंदर एक तो अरिथमेटिक फंक्शंस है। अरिथमेटिक फंक्शंस का ये है कि जिस तरह कि हमने बच्चों को बताया होता है ना कि आपने ये साइन देखना है, ठीक है, बच्चों को हम जब शुरू में छोटे होते पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि तुमने ये साइन देखना है, अगर ये यूं करके लाइन आ रही हो ना, ठीक है ना, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या लिखा हो, ठीक है, आपने बच्चे यहाँ से यूं देखना है, आपने देखना है अगर ये लिखा हुआ ना तो आपने इधर वाली रकम की भी लाइनें लगानी है, इधर वाली की भी लगानी है और उनको प्लस करके आपने दोनों को गिन के आगे जो है उसका जवाब लिख देना है, ठीक है। और अगर हमने उसको बताना है माइनस का तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इस तरह की साइन लगी हो ना तो आपने पहले वाली रकम लगानी है, उसकी लाइनें लगानी है, दूसरे वाली रकम उसके अंदर से काट के बाकी जो बचेगा आपने लगा देना। यानी कि हम बच्चे को उसके दिमाग को हम क्या सिखा रहे होते हैं, हम उसको एग्जैक्ट थोड़े थोड़े फार्मूले दे रहे होते हैं, ठीक है। उसने देखना ये साइन लगा है, मैंने ये कर देना, उसने देखना ये साइन लगा है, अच्छा मैंने ये कर देना। इसी तरह हमने अरिथमेटिक में उसको सिर्फ माइनस प्लस नहीं दिया होता है, हमने उसको जितने भी हमारी दुनिया में फंक्शंस ऐसे हैं कि जिनमें हम साइंस के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है, हमने वो सारे के सारे इसके अंदर अरिथमेटिक के अंदर सेव कर दिए होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो वो सारा अरिथमेटिक यूनिट क्या कर रहा होता है, वो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही सिंबल्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है। वो उसको नहीं समझ आ रही कि आप उसको क्या दे रहे हो, ना वो उस वक्त सोच रहा है कि ये क्या मुझे दे रहे हैं और मैंने इसको कैसे करना है। उसको पता है कि बस ये है, मैंने ये काम करना है, अगर ये लफ्ज़ ये साइन आ रहा है तो मैंने ये काम करना है। तो ये सब कुछ मैन्युफैक्चरर पहले ही उसके अंदर डाल रहे होते हैं कि तुमने बस इनके ऊपर चलना है। इस तरह के हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं जो किसी तरह फार्मूलाज पर चल सकते हैं, उनको अरिथमेटिक यूनिट कहा जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहा जाता है।
अब लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस इसी तरह के हैं कि जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर ए बड़ा हो, ठीक है, आपने ये देख लेना है साइन का, अगर ए बड़ा होगा तो आपने बी प्रिंट कर देना है, और अगर बी बड़ा होगा तो आपने ए प्रिंट करना है। तो जितने भी ऐसे हमारे ऑपरेशंस हैं जिनमें हम एग्जैक्ट अगले के मुताबिक मायार के ऊपर नहीं पहुंच रहे होते, तो हम उसको एक लॉजिकल, ठीक है, हम उसको लॉजिकल फार्मूला दे देते हैं कि अगर इस तरह होगा तो तुमने यूं कर देना, अगर इस तरह होगा तो तुमने यूं कर देना। तो जितनी भी कंडीशंस दुनिया में मौजूद हैं प्रॉब्लम की शक्ल में, ठीक है, कंप्यूटर असल में क्या कर रहा है, एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स इस दुनिया में मौजूद हैं वो सारे के सारे लॉजिकल, सारे के सारे अरिथमेटिक, इन दोनों फॉर्म में चेंज करके हम इसके अंदर सेव कर देते हैं। जिन जिन पर्पस के लिए कंप्यूटर यूजर है वो सारे इसके अंदर फंक्शंस सेव होते हैं, ठीक है। आपको बात समझ आ गई? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर? वो ये सारे ऑपरेशंस कंट्रोल करेगा। लेकिन इन सब ऑपरेशंस को कंट्रोल कौन करेगा जी? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट देख लेते हैं जी, वो क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट सुपरवाइजेस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के साथ बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के साथ जुड़े हैं, जिनसे मिलके कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक लैपटॉप या एक बड़ा कंप्यूटर मिलके बन रहा है, जो वो सारे कंपोनेंट्स जी इस कंट्रोल यूनिट ने अपने पास जो है वो इसका रखना है, कंट्रोल रखना है। कहते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल यूनिट सेलेक्ट्स द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसके साथ आप जो पीछे पोर्ट्स हमने पढ़े हैं, जैसे आप इसके साथ लगाओगे, कीबोर्ड लगाओगे, माउस लगाओगे, कोई मोडेम लगाओगे, इसको फौरन जी कंट्रोल यूनिट को पता चल जाएगा कि ये इनपुट यूनिट इसके साथ लग गया, मैंने इसको कैसे रन करना है, ये इसके अंदर कैपेबिलिटी इसको पता होगी। उसके बाद है जी एंड देन इट फ्लोज द डाटा बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी डिवाइसेस। अब इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस, इनको समझने की कोशिश करें। इनपुट डिवाइसेस अलग हैं, आउटपुट डिवाइसेस अलग हैं। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जिनके ज़रिए हम बताते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम हल कर दो, ठीक है, ये हमारी जो है वो प्रॉब्लम है, इसको कंप्यूटर जी आप हल कर दो। अब कंप्यूटर का ये जो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, ये जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या करेगा? तो पहले सबसे पहले इसके पास क्या आ गया? इनपुट डिवाइसेस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गई, ठीक है, कंट्रोल यूनिट के पास। अब ये क्या करेगा कि इसके पास पड़ी होती है मेमोरी, ठीक है, एक मेमोरी वो जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस जो हैं वो इसके अंदर सेव हैं, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये तो इसके साथ फंक्शन सेव हैं, ठीक है। एक इनको यूज करते हुए कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स है वो उनको हल कर रहा होता है, इंसान की प्रॉब्लम्स को हल कर रहा होता है। अब कंट्रोल यूनिट के क्या करना है? जैसे उसने इनपुट डिवाइसेस की तरफ से हमारे पास कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन गई, उसने फटाफट इंटरप्रेट करना है, उसने कहना अच्छा ये मांग रहे हैं इससे। अब वो क्या करेगा कि जितना भी हमारे पास हमने उससे डाटा मांगा है वो सारा कुछ मेमोरी में ले आएगा, ठीक है। मेमोरी के अंदर, मेमोरी डिवाइसेस मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी, अपनी मेमोरी के अंदर ले आएगा, ठीक है। मेमोरी वो वाली मेमोरी जो कि उसी वक्त जितनी देर आप कंप्यूटर रन कर रहे हो उतनी देर वो भी रन हो रही होती है, उसी वक्त उसके शऊर में आ रही होती है और उससे फिर जो है वो काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, और उसके बाद जैसे आप उसको शट डाउन करते हो वो उड़ जाती है। तो उसी वक्त वो क्या करेगा? फटाफट मेमोरी में ले आएगा। सबसे पहले तो देखें आप उसकी मेमोरी में यही आ गया कि हम उसको कोई जो है जो भी हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं, सबसे पहले उसकी मेमोरी में तो वही आ गया, ठीक है। कोई जगह चाहिए ना, कोई स्पेस चाहिए कंट्रोल यूनिट को, तो मेमोरी में हमारे पास सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आ गए। अब इस इंस्ट्रक्शंस को हल करने के लिए उसको जो भी डाटा चाहिए, जितने भी प्रोसेस चाहिए, वो सारे मेमोरी में इकट्ठा करता जाएगा, उनको प्रोसेस करेगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के जरिए, ठीक है, ALU के जरिए उनको हल करेगा और फिर उसको आउटपुट डिवाइसेस की तरफ सेंड कर देगा। समझ आ गई आपको बात? कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है? कंट्रोल यूनिट ने ये सब कुछ करना है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो उसके पास अपना हथियार मौजूद है, ठीक है, लेकिन जब आपने इंस्ट्रक्शंस दी, जिस मेमोरी में उसको सेव करना है, जिस जगह पर उसको रख के उसने हल करना है, वो मेमोरी है। मेमोरी में आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। अच्छा, नीचे आ गई मेमोरी। मेमोरी क्या है जी? मेमोरी इज द प्लेस, वही बात मैंने आपको की, मेमोरी इज द प्लेस वेयर द डाटा और प्रोग्राम आर स्टोर्ड टेम्परेरली, ठीक है। जितनी देर आपने जैसे इंस्ट्रक्शंस दी वो भी तो किसी प्लेस पे जाके उसको नजर आएंगी ना, तो वो उस जगह पे जहां पर उसको नजर आती हैं वो क्या है? वो मेमोरी है, ठीक है। उसको हम उस जगह को मेमोरी कहेंगे कि अभी मेरी याददाश्त में ये बात आ गई। विच आर नीडेड ड्यूरिंग द डाटा प्रोसेसिंग, जितनी देर डाटा प्रोसेसिंग होगी उतनी देर आपको मेमोरी की प्लेस की जगह की ज़रूरत रहेगी। अब कहते हैं मेमोरी जो है आगे फर्दर डिवाइड हो रही है 2 टाइप से।
प्राइमरी मेमोरी वो ही है जिसके अंदर टेम्परेरी हम उसको जो है वो अपने पास उसको जगह देने के लिए किसी भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने के लिए जगह देने के लिए हम अपने इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, वो प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या है जी? अब मेमोरी ये इसलिए भी ज़रूरी है कि देखें जिस कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतना उसका प्रोसेसिंग का जो है वो प्रोसेस वो स्पीड अप होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप लंबी लंबी उसको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, लंबे लंबे प्रॉब्लम्स दे सकते हो हल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास मेमोरी ज़्यादा है। जितनी मेमोरी ज़्यादा होगी वो उतना उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकेगा। आप कहते हैं प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी वही टेम्परेरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कीप सेवरल स्टोरेज लोकेशंस विच आर कॉल्ड लोकेशंस। और अच्छा, अब ये मेमोरी के लिए भी अब सीपीयू अलग चीज़ है, ठीक है, वो चिप है। सीपीयू जो है हमने पीछे पढ़ी वो सिलिकॉन चिप है। चिप जो है उसके अंदर सिर्फ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है सिर्फ। लेकिन जब जो कंप्यूटर हमारे पास कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर वो जिसने सारा कंप्यूटर उसने जो है कंट्रोल करना है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसी के ऊपर उसको मेमोरी दे दी जाए। जब वो सबको कंट्रोल कर रहा है तो हमने मेमोरी जो है उसको थोड़ा सा अलग रखा होता वो उसी मदरबोर्ड के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा सीपीयू के ऊपर नहीं होता। सीपीयू जो है वो थोड़ा सा उससे अलग होता है और उन्हीं को हम आगे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा करना चाह रहे हो, ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी, उसको ज़्यादा करना चाह रहे हो तो आप जो है वो चेंज करवा लो मेमोरी को। मेमोरी क्या है उसकी? वो भी एक स्लेट्स ही होती हैं, ये मेमोरी पड़ी है, ठीक है, वो भी इसी तरह की स्लेट्स ही होती हैं। अब जितनी बड़ी ये स्लेट्स, जितनी इनकी साइज ज़्यादा है, जितनी इनकी पावर ज़्यादा, कैपेसिटी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट होता चिप के ऊपर है, लेकिन वो कंट्रोल सबको, जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको कर रहा होता है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई सिलिकॉन चिप क्या होती है और मेमोरी क्या होती है। अब मेमोरी को पढ़ लेते हैं क्या होती है। जो इस तरह की मेमोरीज होती हैं जिनको हम अलग अलग तरह की जो है वो अपने कंप्यूटर में चेंज भी करवा सकते हैं और उनको उनके ज़रिए कंप्यूटर जो है बिकते भी हैं, वो देख के हमें लेनी चाहिए। तो कंप्यूटर देख लेते हैं कि मेमोरीज देख लेते हैं कंप्यूटर की वो किस तरह की होती हैं। कंप्यूटर मेमोरीज कहते हैं प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कीप सेवरल स्टोरेज लोकेशंस, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा लोकेशंस होती हैं स्टोरेज करने की, विच आर कॉल्ड लोकेशंस और सेल्स एंड द डाटा और प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन दीज मेमोरी लोकेशंस। अब ये जो इतनी इतनी स्लेट्स हैं इनके अंदर बेशुमार छोटे 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 सेल्स हैं। सेल्स के अंदर हमारे पास मशीन लैंग्वेज सेव हो रही होती है, यानी कि आपका कीबोर्ड अगर ए को या बी को या किसी भी चीज़ को जो है वो आप उसका इनपुट दे रहे हो तो वो आगे कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? बाइनरी फॉर्म के अंदर, 0 1 की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और वो 0 1 0 1 0 1 ये सब एक सेल में सेव हो रहे होते हैं। एक 0 एक सेल में, एक 0 एक सेल में, एक 1 एक सेल में, एक 1 एक सेल में, ठीक है। इसीलिए इसको बाद में इरेज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये इरेज नहीं होगी तो आपने जो ए के मुतबादल मेरा ख्याल है 0 1 के कुछ इस तरह का होता है, 2 3 लफ्ज़ बन जाते हैं, ठीक है। कम से कम 5 या 6 जो हैं वो वर्ड चेंज हो जाते हैं सिर्फ ए के। तो अब आप खुद सोचो कि आप अगर किसी लफ्ज़ लिख के आप उसको दे रहे हो तो वो कितने ज़्यादा फॉर्म के ऊपर, वो कितनी ज़्यादा मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज हो जाएगी। तो वो सब ऑक्यूपाई करते हैं, वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और वो सारे इन सेल्स में होते हैं। तो इसलिए इन मेमोरीज के अंदर छोटे 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 बेशुमार सेल्स होते हैं जिनको लोकेशंस कहा जाता है और उनके अंदर जो है वो डाटा उस वक्त के लिए सेव हो रहा होता है, उस वक्त के लिए स्टोर हो रहा होता है जितनी देर आप कंप्यूटर का उस कंप्यूटर के प्रोसेस को रन कर रहे हैं। अब कहते हैं प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब है कि बिकॉज व्हेन अ कंप्यूटर इज शट डाउन ऑल द डाटा एग्जिस्टिंग इन द मेमोरी इज इरेज्ड, ठीक है। जब आप शट डाउन करते हो तो क्या होता है कि वो सारा मेमोरी जो है वो एक दफ़ा से उड़ जाती है, आपके वो प्रोग्राम शट डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जिसको आप चला रहे थे, जैसे आप सॉन्ग चला रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, आपने कोई जो है फाइल रखी हो या आप उसको सेंड भी कर रहे हो इवन, तो जैसे आप शट डाउन करोगे तो क्या हो रहा होगा? सेंडिंग फेल हो जाएगी, उसका बेशक जितना प्रोसेस हो रहा हो, या डाउनलोडिंग फेल हो जाएगी, या अपलोडिंग फेल हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसफेरिंग फेल हो जाएगी। तो वो सब क्या होता है कि जितनी देर आप प्रोसेस कर रहे हो उतनी देर मेमोरी काम कर रही है। जैसे आपने शट डाउन किया, जैसे लाइट चली जाती है,
ऐसे कुछ हो जाता है, आपने सेव नहीं किया होता किसी डॉक्यूमेंट को, तो जैसे लाइट वापस आएगी, कंप्यूटर शट डाउन होगा, तो आप जो है वो उसको देखो ऑन करके, तो आपकी वो प्रोसेस उड़ गया होगा इस मेमोरी से, तो आपको दोबारा ओपन करना होगा, आपको दोबारा से वो सब कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, उस जगह पे जाना होगा, उस जाके फाइल को फिर ओपन करना होगा, फिर उसका सेव का बटन दबा के उसको सेव करना होगा, या फिर से उसको सेंड करना होगा। तो वो सब क्या हो रहा होता है, वो इसी वजह से इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, कि जितनी देर आप चल रहा है इसको फटाफट अपना काम कंप्लीट कर लो। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद है नॉर्मली अ कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ठीक है, छोटे छोटे जो बिट होते हैं उनको सेल कहा जाता है, उनको मिला के बाइट्स बनते हैं। अब कहते हैं एक बाइट कॉम्बिनेशन होता है 8 बिट्स का। 8 बिट्स अ सिंगल बाइनरी डिजिट इन द बाइनरी कोड दैट इज 0 और 1। वही बात जो मैंने आपकी की, जो एक सेल होगा उसके अंदर एक बिट सेव होगा, और एक सेल के अंदर 0 1 सेव हो रहा है, तो बिट क्या है, 0 भी बिट है, 1 भी अलग बिट है, तो एक सेल के अंदर एक बिट महफूज हो रहा होगा। यहाँ पर 8 बाइट का मतलब है एक बाइट। ठीक है, 8 बिट का मतलब है एक बाइट, तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा बाइट्स होंगी उतने ज़्यादा बिट आपके महफूज हो रहे होंगे। अब इसके आगे 2 कैटेगरीज में इनको चेंज कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं, कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM और एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का ये मतलब है कि जिनको आप कभी कभी जो है वो एक्सेस करते हो, और जैसे आपका काम ख़त्म होता है आप उसको उड़ा देते हो, आपका वो ख़त्म हो जाता है। अब डायनेमिक कौन कौन सी हो सकती हैं जी? डायनेमिक का मतलब है इज अ काइंड ऑफ मेन मेमोरी विच इज़ चीपर एंड डायनेमिक इन द सेंस दैट इज रिफ्रेश दैट एवरी फ्यू माइल सेकेंड्स। ठीक है, ये खुद ही रिफ्रेश होती रहेगी, आपको थोड़ी देर बाद जो है वो इसको दोबारा जो है वो शट डाउन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे आप रिफ्रेश करोगे, जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, आपका वो कैशे मेमोरी जो होती है जिस तरह की, वो उड़ती रहती है, और आपका जो है कंप्यूटर साथ साथ इरेज होता रहता है। इट इज़ रिफ्रेश्ड आफ्टर सम टाइम वाइल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉट रिफ्रेश एंड दिस मेमोरी इज एक्सपेंसिव। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी तभी उड़ेगी जब आप इसको शट डाउन करोगे। DRAM इज स्लोअर देन SRAM मेमोरी बिकॉज DRAM मेमोरी हैज टू बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स। द कैपेसिटी ऑफ DRAMs आफ्टर रीडिंग इज डाटा रीडिंग इज 60 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, अब SRAM कौन सी होती है? SRAM इज स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। इट डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग। स्टैटिक रैम इज जनरली यूज फॉर कैशे मेमोरी विच कैन बी एक्सेस्ड मोर क्विकली देन DRAM. SRAM इज फास्टर देन DRAM बिकॉज इट इज नॉट रिफ्रेश्ड एज DRAM। अच्छा जी, ठीक है जी, यहाँ पर तो उसके बारे में जितना भी लिखा था हमने पढ़ लिया, SRAM DRAM क्या होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि असल में SRAM और DRAM होती क्या चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहले तो आप ये समझें कि कंप्यूटर को जो हमने इस प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी की ज़रूरत है, ठीक है, उस मेमोरी को, उस रैंडम एक्सेस मेमोरी की आगे 2 कैटेगरीज है। मेमोरी जो है, जो हमारे पास मेन मेमोरी है, समझने की कोशिश करें, उसको आगे उसकी 2 हमारे पास कैटेगरीज है, उनको मिला के हम इसको मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की, जिसके अंदर हमारा प्रोसेसिंग के लिए जो है वो एक वक्त में डाटा स्टोर हुआ होता है। अब उसके अंदर जो है हमारे पास एक तो SRAM होती है, ठीक है, जो कैशे मेमोरी मैं इसको बता गई, वो असल में कैशे मेमोरी ये होती है। ठीक है, कैशे का मतलब ऐसे यही होता है, दोनों मिलके कैशे ही बन रही होती हैं, लेकिन कैशे मेमोरी वो होती है वही जो वोलेटाइल मेमोरी की, जैसे आपने शट डाउन किया और उसके बाद वही रेज होगी। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन मेमोरी की 2 एग्जाम पड़ी हैं और ये दोनों कंप्यूटर में लगी होती हैं, इनका आगे फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, DRAM का मतलब क्या है कि एक मेमोरी है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, उसके अंदर जो हमारे पास मेन मेमोरी है वो 2 तरह की, एक SRAM है, स्टैटिक रैम है, और एक DRAM है। अब DRAM को आप इस तरह लगाएं कि DRAM के अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर्स आपने देखे होंगे जिनके अंदर जो है वो चार्ज सेव होता है, जिनके अंदर करंट सेव हो रहा होता है, ठीक है। अब DRAM के अंदर ना छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं। अब कैपेसिटर्स क्या हो रहे होते हैं कि जैसे आप उसके अंदर डाटा डाल रहे होते हो ना, वो इसी तरह है कि जैसे आप उसके अंदर बिजली डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन इनके कैपेसिटर्स के अंदर जैसे वो डाटा आता है, जैसे वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिनके ऊपर आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, तो इन कैपेसिटर्स के अंदर से वो जो है वो डाटा वो थोड़ा लीक हो रहा होता है, ठीक है। उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वो डाटा जो है वो लीक हो रहा है, तो इसलिए ये इस वजह से कि डाटा सारा ख़त्म ना हो जाए, इसको दोबारा रिफ्रेश होना पड़ता है। जो यहाँ पर हमने बात पढ़ी ना कि माइल सेकंड्स में उसको रिफ्रेश करना पड़ता है अपने आप को, हम नहीं कर रहे होते, ठीक है, वो खुद ही कंप्यूटर जो है अपने आप को कर रहा होता है, उसके अंदर फंक्शंस होता है। क्यों? क्योंकि आप इस तरह लगाएं इसके अंदर कि एक बाल्टी है, ठीक है, उसके अंदर आपने पानी डाला है, फंक्शंस आप रन करने के लिए समझे, आपने इंस्ट्रक्शंस डाली हैं, पानी डाला है, और उसके अंदर सुराख है,
ठीक है। अब वो उन कैपेसिटर्स के जरिए, उन सुराख के जरिए जो है वो आहिस्ता 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 पानी खत्म हो रहा है। बिल्कुल पानी खत्म हो जाएगा तो प्रोसेसिंग तो अभी पूरी हुई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप को रिफ्रेश करता है, बार दोबारा उसके अंदर वो जो है उसी डाटा को रन करने लग जाता है अपने अंदर। क्यों? क्योंकि इस अभी वो जो है उसके ऊपर काम हो रहा होता है और वो लीक हो रहा होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि अपने आप को जो है वो डायनेमिक है, ये अपने आप को दोबारा दोबारा रिफ्रेश करती रहती है, एक जगह पर रुकी हुई नहीं है, इसको गैर मुस्तकिल है, ठीक है। लेकिन एसरैम क्या है कि ये एक दफ़ा जो है वो अपने ऊपर रुक जाती है। अब एसरैम क्या है? एसरैम ज़्यादा फास्टर है, ठीक है। ये उस वक्त एसरैम उस वक्त अपने अंदर इसके ये भी फ़र्क है कि आप जो अगर मेमोरी ख़रीदो बाहर से तो वो एसरैम नहीं देंगे, ठीक है। कैशे मेमोरी एसरैम है और वो बिल्ट इन होती है। वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी एस रैम है, जितनी कैशे है, वो उसके अंदर ही होगी। आप अगर बाद में अगर बाहर से कोई ख़रीद के रैम लगा भी रहे हो तो वो डी रैम ही ख़रीदोगे, आप एस रैम नहीं ख़रीद सकोगे। अब एस रैम क्या है जी? क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन ये महंगी होती है। नहीं, इसकी कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है जो बार बार अपने आप को रिफ्रेश करता रहता है अपने साइज़ की वजह से। इसकी कैपेसिटी कम होती है, लेकिन ये जब दोनों मिलके करते हैं तब हमारे पास एक मेन मेमोरी बन जाती है और उससे हमारा प्रोसेसिंग का अमल जो है वो उसकी जो मेमोरी की स्पेस है वो ही दोनों मिलके कवर कर रहे होते हैं। इसको आप इस तरह लगा रहे हैं ना कि एस रैम जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें पड़ी हैं। इस तरह लगा लें कि एक उस्ताद है, ठीक है, उस्ताद की मेज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें पड़ी होंगी, ठीक है, जिसको वो एक्सेस करेगा। लेकिन अब कुछ जो चीज़ें हैं बेशक वो ज़रूरी हैं, वो क्या होंगी? वो जी एक अलमारी में पड़ी होंगी उसी क्लासरूम में, लेकिन एक अलमारी में बंद होंगी। तो जब उसको उस्ताद को अपने पास से ज़रूरी चीज़ों के अलावा अगर कुछ डाटा चाहिए होगा तो वो अलमारी में देख लेगा, ठीक है जी, वो डी रैम में देख लेगा। तो दोनों मिलके जो है वो क्या कर रहे होंगे, एक उस्ताद जो है वो क्या कर रहा होगा, दोनों की मदद के जरिए एक प्रॉब्लम को हल कर रहा होगा, ठीक है। और जब दोनों का वो स्विच ऑफ करेंगे तो वो दोनों का जो है वो मेमोरी वो साफ हो जाएगी और अगले प्रोसेस के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब है सेकेंडरी मेमोरी। एक हमने पढ़ी है रैम, ठीक है, बचपन में हम जो पढ़ते आ रहे हैं रैम रोम, और दूसरी आ गई जी हमारे पास रोम। अब ये यहाँ पर जो सेकेंडरी मेमोरी आपको बता रहे हैं ये असल में सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसको हम एक्सटर्नल जो है हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जिनको हम कनेक्ट करके उसके अंदर डाटा सेव कर लेते हैं। लेकिन असल में रोम जो है वो और चीज़ है, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी और चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको इस बुक में जो पढ़ाया जा रहा है वो एक तो प्राइमरी मेमोरी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, और एक सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाई जा रही है। अब सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं जी, वो क्या इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज और ऑक्सिलरी स्टोरेज। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। जब आपने प्रोसेस की है, इतनी मेहनत की है, अपनी कोई प्रॉब्लम सोल्व की है, आपने कोई डाटा इन्फॉर्मेशन सेव की है या अपने पास जो है वो ट्रांसफ़र की है अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, तो उसको सेव करना भी तो ज़रूरी है ना। इतनी मेहनत आप करके कुछ बनाते हो, कोई फाइल वगैरह बनाते हो या अपनी कोई वीडियो बना के एडिट करते हो या अपनी कोई फिल्म बनाते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है ना, ऑडियो वगैरह कोई अपनी सेव करते हो, तो उसको स्टोर करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, वरना तो वो बन के ख़त्म हो जाएगी अगर रैम में रहेगी। तो जैसे आप स्विच ऑफ करोगे सब कुछ ख़त्म हो गया, आपकी मेहनत उड़ गई। इसलिए जब उसको सेव करना पड़ता है तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है कि बेशक वो कंप्यूटर से अलग हो, ठीक है, बेशक वो कंप्यूटर से थोड़ी अलग हो, दूर हो, लेकिन उसके अंदर हमारा डाटा जो है वो सेव हो। जब भी हम चाहें तो वो हमारे पास निकल आए, बेशक सालों बाद हमें ज़रूरत पड़ रही हो, ठीक है ना। अच्छा, दीज आर कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये ना हो कि बिजली जाए तो वो भी उड़ जाए, ठीक है, तो ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं। बिकॉज आफ्टर शटिंग ऑफ द कंप्यूटर द डाटा इज नॉट इरेस्ड, इसलिए इनको नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। अब इसकी फर्दर डिवीजन देख लें कौन कौन सी है। एक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, हार्ड डिस्क क्या होती है, ये कंप्यूटर के अंदर ही वैसे लगी होती है, बिल्ट इन होती है। जितनी हार्ड डिस्क होगी उतनी उसके ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सेव करने की ताकत होगी। अब हार्ड डिस्क क्या होती है? इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इज आल्सो कॉल्ड हार्ड ड्राइव और फिक्स ड्राइव। ये उसके अंदर फिक्स होती है। इज प्राइमरली यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड आल्सो प्रोवाइड्स अ क्विक एक्सेस टू रिट्रीव द डाटा एंड प्रोग्राम। हार्ड डिस्क इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज लाइक 320 GB और 400 GB। तो जीबी में इनके अंदर डाटा सेव होता है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा इसकी जीबी सेव करने की कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा इसके अंदर आप अपना डाटा सेव स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और इनको चेंज भी किया जा सकता है, बाहर से भी आप ख़रीद के जो है सेव कर सकते हो। अब ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी होती हैं? ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास होती हैं इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम विच कैन बी रिटर्न एंड रीड यूजिंग अ लो पावर्ड लेज़र बीम,
ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, एक है CD एक DVD। जो हमने CD DVD पिछले ज़माने में यूज़ हो रही थी, वो जो गोल करके एक होती हैं, ये होती हैं, ये हमारे पास जो केसेट्स होती हैं, ये जो CD DVD होती है जिनके अंदर फिल्में भरी होती हैं, गाने भरे होते हैं, नातें भरी होती हैं, ये हमारे पास CD DVDs कहलाती हैं। और इनको लेज़र बीम के ज़रिए पढ़ा जाता है, ठीक है, लिखा भी जाता है, और इनको लेज़र बीम के ज़रिए, रोशनी के ज़रिए जो है पढ़ के इसको आउटपुट दिखाया जाता है। इसके अंदर जो भी डाटा सेव है उसको आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर दिखाया जाता है। अब CD क्या है और DVD क्या है? CD क्या है कि इज़ ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम विच इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग एंड प्लेइंग बैक ऑडियो वीडियो एंड कंप्यूटर डाटा। इसकी आगे टू टाइप्स हैं, एक CDR एक CDRW। CDR क्या है जी? विच कैन बी रिटन ओनली वंस, ठीक है, आप सिर्फ रीड कर सकते हो। वो CD जिसके सिर्फ आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। और CDRW क्या होगा जी? राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, ठीक है। DVD में भी इसी तरह है कि हैज़ लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मूवीज ETC देन CD। इसमें आप ज़्यादा कर सकते हो, उसमें थोड़ी कम कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कर सकते हो। इसकी भी आगे टू टाइप्स है, एक CDR सिर्फ आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसके अंदर जो है वो रेज नहीं कर सकते हो, मिटा नहीं सकते हो, दोबारा नहीं लिख सकते हो। और DVD-RW में क्या है कि रीराइटेबल, आप इसको दोबारा भी लिख सकते हो। अब मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, हमारा ये आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का। आखिरी जो है हमारे पास टर्म कंप्यूटर की बची है, हालांकि सबसे पहले बताई जानी चाहिए थी कि मदरबोर्ड क्या होता है। अब मदरबोर्ड क्या होता है जी? वो बोर्ड है, ठीक है, वो मदरबोर्ड है जिससे ये सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के मेन जो हैं वो पैदा हो रहे होते हैं, ठीक है। इसको स्टोरेज को जो है सेकेंडरी स्टोरेज को छोड़ के, इसके बाद जो है हमारे पास जितने भी बिल्ट इन कंप्यूटर के फंक्शंस हैं मेन वो सारे इसके अंदर इस मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं। कहते हैं दी सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। जो भी इसका सर्किट है, जो भी इसका मेन है, जहाँ से कंप्यूटर ऑन हो रहा है या चल रहा है, उसको मदरबोर्ड कहेंगे। इट इज कॉल्ड मदरबोर्ड बिकॉज इट कंटेन्स द की एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ड्यू टू विच अ कंप्यूटर कांट वर्क प्रॉपरली। बात समझ आ गई कि इनके बगैर कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट काम ही नहीं कर सकता और उनके बगैर कंप्लीट नहीं। द की एलिमेंट्स माउंटेड ऑन मदरबोर्ड इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर मेमोरी, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आ गई जी? सारा कुछ जो है वो मेमोरी भी इसके अंदर रैम वाली, ठीक है। मैं आपको बात बता रही हूँ, सेकेंडरी अलग होगी, रैम वाली सारी मेमोरी इसके ऊपर है। इसके ऊपर चिप है माइक्रो प्रोसेसर की, उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर के हमने पढ़ा है ALU और CU है हमारे पास। उसके बाद जितने भी आगे पोर्ट्स वगैरह कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जितनी भी इसके साथ इनपुट डिवाइसेज हैं इसके साथ अटैच हो रही हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेज हैं इसके साथ अटैच हो रही हैं, प्रिंटर स्कैनर जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो इसके साथ अटैच हो रही हैं। इसी ने आगे कंट्रोल करना है, इसी ने आगे हदायतें देनी है, देखना है, सोल्व करना है। तो असल में मदरबोर्ड क्या है? यही हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बोर्ड है, ठीक है जी। अब इसकी आगे सेल्फ असेसमेंट आ गई है, इसको भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, उनको सोल्व करना होगा, सोल्व भी कर लेंगे। और आगे इंशाल्लाह गैस पेपर तो आ ही रहा है। अब आगे हम जो है वो तीसरा यूनिट इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे।